नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज शंखनाद में बात होगी देश के 3 बड़े दिग्गजों के 3 बेटों की। पहला, बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है, जिसे ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। दूसरा, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र है, जो कि लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी है, जिसे कल तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने की छूट मिली है। तो वहीं तीसरा नाम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का है, जिन्हें आरजेडी के विरुद्ध जिन्होंने झंडा बुलंद कर दिया है। लेकिन इस शो की शुरुआत हम आशीष को मिल रहे आशीष के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की पुलिस नोटिस चस्पा कर रही है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। उसने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को जमकर डांटा। प्राथमिक पाठशाला बलबीरपुर, जहां पर हर साल दंगल का आयोजन होता है, वहां पर मैं था। कुछ एक कार्यकर्ता है जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। 4 से 5 कार्यकर्ता लापता हैं। हम सीधे जाएंगे, किसानों को राउंड देंगे और फिर उसके बाद हम आपके सामने सुरक्षित खड़े रहेंगे। लखीमपुर कांड पर घूम घूम कर अपनी सफाई देने वाला आशीष मिश्रा अब अंडरग्राउंड है। न तो नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुआ और न ही पुलिस को उसकी कोई खबर लग सकी है। आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस की टीम चक्कर लगाती रही, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन रफू चक्कर हुए आशीष मिश्रा की कोई खोज खबर नहीं है और यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। आशीष मिश्रा के घर के बाहर नया नोटिस चस्पा हो चुका है। यूपी पुलिस ने एक और दिन की मोहलत दे दी है। ये घर है अजय मिश्रा का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आप घर के अंदर देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये घर है। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए, तो ये दूसरा नोटिस है। दूसरा नोटिस दिया गया इस पूरे मामले में बजे तक 8-10 को, यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए। तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। क्योंकि पहले नोटिस के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में टीम आरोपी आशीष मिश्रा की राह ताकती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घड़ी में 10 बज चुके हैं और आज 10 बजे लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को हाजिर होना था क्राइम ब्रांच के ठीक सामने। और घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। 10 बजे का समन था, जबकि आशीष मिश्रा को पेश होना था। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। कई अधिकारियों को हमने अंदर जाते हुए देखा। अब इंतजार हो रहा है क्राइम ब्रांच के भीतर की आशीष मिश्रा यहाँ पर आए, पेश हों। इस पूरे मामले में पुलिस को जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है, बयान दर्ज करने हैं। और सीआरपीसी के तहत जब उन्हें बुलाया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्रा के घर पे भी और साथ ही आशीष मिश्रा के दूसरे ठिकानों पर भी। और समय 10 बजे मुकर्रर था, उनको हाजिर होना था, यहाँ पर पेश होना था। लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने। आरोपी आशीष मिश्रा और पुलिस के बीच जारी लुकाछिपी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल यूपी प्रशासन पर उठ रहे हैं और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अब तक कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की। अब तक की जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस में आरोपी के साथ इसी तरह से पेश आते हैं? क्या 302 के मामले में पुलिस ऐसे ही एक्शन लेती है? यूपी सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि मौत गोलियां लगने से नहीं हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई हो या फिर किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का तो है ही। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां बता रही हैं कि यूपी सरकार की कोई भी ढिलाई मुसीबत बन सकती है। हालांकि ज्यादा फजीहत से बचने के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले पर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दिया है। वहीं शीर्ष अदालत की सख्ती के बाद यूपी सरकार के मंत्री सफाई देते दिखे। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरा प्रकरण चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है और वेट करिए जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने जल्द उसकी पेशी का भरोसा दिलाया। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहता है। लेकिन इन दावों के बीच असल सवाल वही का वही है कि आखिर आशीष मिश्रा है कहां? और अगर दूसरे नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुआ तो पुलिस के पास क्या रास्ता रहेगा? बड़ा सवाल यही है कि आखिर आशीष मिश्रा कहां है। लगातार पुलिस कह रही है कि इस मामले को लेकर के समन जो जारी किया गया है उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर आगे तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की हलचल है उससे नजर नहीं आता कि आशीष मिश्रा इस वक्त अपने घर पर हैं और चूंकि समय है वो जल्दी से भाग रहा है। अगर समय पूरा हो जाएगा और आशीष नहीं पहुंचते हैं तो देखना होगा कि इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। इस बीच कई विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के ढुलमुल रवैये के बीच आरोपी आशीष मिश्रा सीमा पार कर नेपाल फरार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका काफिले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका काफिले में था आरोपी और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा। देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। तमाम कयासों के बीच आशीष मिश्रा के परिवार के परिचित उनके घर आ जा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा कि आखिर आशीष मिश्रा कहां छिपा है। वो पूछताछ में हाजिर क्यों नहीं हो रहा? भागने का कोई काम नहीं होगा, पेश करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। 10 बजे तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है। लखीमपुर केस के आरोपी आशीष मिश्रा की असल लोकेशन अब एक गुत्थी बन चुकी है, जिसे सुलझाने में यूपी पुलिस पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। अभिषेक मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को कल तक की मोहलत मिल गई है। आशीष के घर पर सुबह से रिश्तेदारों, परिचितों की जबरदस्त गहमा गहमी रही, लेकिन आशीष गायब रहा। ऐसे में विपक्षी आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये के चलते ही आशीष अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। आशीष फरार हो चुका है। विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता, विपक्ष के कोई मसला नहीं। चलिए मान लिया मंत्री जी की विपक्ष मसला नहीं है, लेकिन 8 लोगों की मौत का मसला तो है ही। और मसला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर लगातार यूपी की सियासत गरमा रहा है, लेकिन इसकी गंभीरता शायद ना आप समझ रहे हैं, ना ही आपके बेटे आशीष मिश्रा। शायद इसलिए पुलिस के नोटिस के बावजूद ना आशीष मिश्रा पेश हुए, ना ही उनकी कोई खोज खबर मिली।
नोटिस के बावजूद पुलिस से लुका छिपी का ये खेल तब तक चलता रहा है जब लखीमपुर खीरी कांड को लेकर हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 147 यानी बलवा, 148 हथियारों के साथ बलवा, 149 समूह द्वारा बलवा समेत कई धाराओं का केस दर्ज किया गया है। आशीष मिश्रा केस के मुख्य आरोपी हैं, जो अब तक लापता हैं। किसानों की मौत के मामले में 15 से 20 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को ही गिरफ्तार किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद। आशीष मिश्रा को लेकर यूपी सरकार और पुलिस लगातार घिरती जा रही है और सवाल बड़े होते जा रहे हैं। विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? लखीमपुर हिंसा के बाद राकेश टिकैत ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर किसानों को शांत कराया था। अब वो भी मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी में देरी को लेकर यूपी पुलिस पर हमलावर हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके, कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को। इस हमले के बीच आशीष मिश्रा को शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत मिली है। अब आशीष मिश्रा के मंत्री पिता दावा कर रहे हैं कि आज उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, कल जरूर हाजिर होगा। वो कहीं नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। लखीमपुर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे समय में यूपी पुलिस का रवैया विपक्ष को लगातार सरकार पर हमले का मौका दे रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ की एक दलित बस्ती में झाड़ू लगाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश में करोड़ों महिलाएं, भाई बहन झाड़ू लगाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित भाई बहनों का अपमान किया है। दरअसल लखीमपुर जाते समय हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाई थी, जिसका वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था और इस वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर व्यंग्य कसा था, जिसके जवाब में आज फिर प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें सीतापुर गेस्ट हाउस की है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यंग्य किया था। तो प्रियंका गांधी आज दलित बस्ती में गई और उन्होंने झाड़ू लगाने को स्वाभिमान से जोड़ दिया। कहा कि करोड़ों भाई बहन महिलाएं हमारे देश में झाड़ू लगाने का काम करती हैं और योगी आदित्यनाथ दलित विरोधी हैं। सुनिए। जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। तो आपने एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, एक ऐसी मानसिकता है उनकी कि वो इस तरह की बात करते हैं। और अब खबर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की, जिन्हें आरजेडी से बाहर निकलने की जबरदस्त खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच अटकलें ये भी हैं कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं।
जिस कांग्रेस को कभी लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से बिहार से खत्म कर दिया, क्या अब वो कांग्रेस बिहार में वापसी के लिए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को ही अपना हथियार बनाएगी? आपको हम ये पूरी खबर अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। आज की ये तस्वीर है जिसमें लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए हैं। दोनों नेता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर दिल्ली में पहुंचे, लेकिन अब सवाल ये, प्रश्न ये कि कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते हुए हाथ अवश्य मिला रहे हैं, तो क्या कांग्रेस तेज प्रताप के रूप में लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका देने वाली है? ये वो लालू प्रसाद यादव हैं जो हालांकि कांग्रेस के वैसे तो कट्टर या प्रबल विरोधी नहीं रहे, सोनिया गांधी से मिलते रहे, उनकी तारीफ संसद में करते रहे, लेकिन हां, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो बिहार में एक छत्र राजा हुआ करते थे, सत्ता पर काबिज थे, और लालू प्रसाद यादव के राज में ही कांग्रेस धीरे धीरे बिहार से बाहर हुई है। कांग्रेस का यदि किसी ने सुपड़ा साफ किया है तो वो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने किया है। लेकिन अब उन्हीं का बेटा, बड़ा बेटा, दो बेटे हैं, एक बेटे को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, तेजस्वी यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव के आरजेडी से बाहर निकलने की खबरें आ रही हैं, और इन खबरों के बीच अब कांग्रेस में भी जा सकते हैं तेज प्रताप, इस तरह की खबरें भी काफी आ रही हैं। पार्टी भी कहां? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के इस बयान ने जहां बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया, वहीं एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवानंद तिवारी के इस बयान पर उस वक्त मुहर लगती नजर आई जब बिहार की 2 सीटों में उपचुनाव की लिस्ट के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरजेडी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में तेज प्रताप का कहीं नाम नजर नहीं आ रहा। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर तेज प्रताप को लिस्ट से बाहर क्यों किया गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का तो कहना है कि वो आरजेडी में है ही नहीं, उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ तक कि तेज प्रताप पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, जो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाइयों को मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन पहले ही टूट चुका है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में खबरें आ रही है कि तेज प्रताप इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आ सकते हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने गुरुवार को तेज प्रताप से मुलाकात की थी, जिसके बाद शिवानंद तिवारी ने इस बात का खुलासा किया। वहीं विरोधी अब इस दरार की खबरों को हवा देने में जुट गए हैं। अब तो ये तेज प्रताप यादव को बताना कि पार्टी में है कि नहीं है, उनको ये जवाब देना चाहिए। और शिवानंद जी हैं क्या? भाई जगता बाबू बोले समझ में आता है, तेजस्वी यादव बोले समझ में आता है। शिवानंद जी तो पार्टी में किसी पद पर भी नहीं है, या होंगे पता नहीं, अध्यक्ष किसी पद पर होंगे। तो अगर तेज प्रताप यादव राजद में नहीं है तो ये तो जगता बाबू को घोषणा कर दीजिए, उनको निष्कासित कर दिया गया। और मुझे नहीं लगता है कि राजद में किसी की इतनी हिम्मत है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल सके। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लगातार दरार की खबरें आ रही हैं। आरजेडी के कार्यक्रमों में भी वो पिछले काफी वक्त से नजर नहीं आ रहे। वही कई बार वो पार्टी के खिलाफ भी भड़के नजर आए हैं, जिस पर आग में घी का काम किया तेज प्रताप के एक बयान ने, जब उन्होंने इशारों में तेजस्वी पर दिल्ली में लालू को बंधक बनाने का आरोप लगा डाला, जिस पर स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव ने लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ। ओवर टू यू मौसमी।
जी शुक्रिया सईद। जहां खबर है वहां आज तक है, और जिस तरह से पिछले 5 दिनों में एक शख्सियत जिसने पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में कहिए ये खलबली मचाई, शासन और प्रशासन तंत्र के पसीने छुड़ा दिए, वो शख्सियत जिसके स्टैंड से, जिसके रुख से प्रशासन को यू टर्न लेना पड़ा, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, आज तक में स्वागत है आपका। जी, आज आप वाल्मीकि बस्ती गई थी लखनऊ में। वाल्मीकि बस्ती में आप गई, आपने झाड़ू लगाई और निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता आपको अपनी जगह दिखाएगी, आपको झाड़ू ही क्या मतलब आप वही डिजर्व करती हैं। हाँ, तो मैं इसलिए उधर गई क्योंकि ये मेरे प्रति एक निंदनीय बयान नहीं है। ये बयान उन करोड़ों सफाई कर्मचारियों के प्रति, उन करोड़ों महिलाओं के प्रति जो हर रोज़ सुबह अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, उनके प्रति, हमारे दलित भाई बहनों के प्रति जो ये काम अक्सर करते हैं, उनके प्रति है ये बयान। और अगर एक मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है, जो एक जातिवादी मानसिकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इस लायक बनाया है कि आप झाड़ू मारें, इसका क्या मतलब है? तो मैं वहाँ इसलिए गई, वाल्मीकि मंदिर में मैंने झाड़ू इसलिए लगाया, ये दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि ये गलत मानसिकता है। लगातार स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान छेड़ा, श्रमदान किया, तो तंज योगी आदित्यनाथ किस पे कस रहे थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने भी सादगी और स्वच्छता का, उनसे पूछिए। उनके बयान को सुनकर तो ऐसे लगता है कि एक छोटा काम है, गंदा काम है। इसमें कौन सा गंदा काम है? क्या छोटापन है इसमें? क्योंकि पिछड़े और गरीब तबके के एक बड़ा समुदाय है जिसका जो बयान दिया है, उनको अपमानित किया है, और इस तरह से मुख्यमंत्री जी मंच पे बैठकर एक पूरे तबके का अपमान करें, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पूरे लखीमपुर खीरी इंसिडेंट पे अगर हम लोग आए तो लगातार आप आक्रामक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहरा दी जो आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संतुष्ट नहीं है यूपी सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या 302 अगर दूसरों पर होती है तो आप इसी तरह से कार्रवाई करते हैं, अभी भी अमित मिश्रा फ्री है। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब मैं उन परिवारों के पास गई तो एक बात बहुत साफ निकली जी, उनको सरकार की तरफ से 45 लाख का मुआवजा मिला है, छत्तीसगढ़ पंजाब की सरकारों की तरफ से भी 50-50 लाख का मिलने वाला है। वो कहते हैं हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब आप मुझे देश और दुनिया में एक ऐसा मिसाल दिखा दीजिए जहाँ पे एक अपराधी को कत्ल का, जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, उसको पुलिस निमंत्रण देती है कि आप आकर हमसे बात करिए, एक समझ देती है कि आप आइए। एक ऐसा मिसाल आपने कभी भी इस देश में देखा है या किसी दूसरे देश में देखा हो? तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि सीबीआई में हम जांच नहीं दे सकते क्योंकि एक शख्सियत इसमें इन्वॉल्व है। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी कैबिनेट में वो मंत्री, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको बर्खास्त करने को, फिर भी इंतजार हो रहा है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है अजय मिश्रा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे खुद बयान दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहाँ थे। जो पत्रकार वहाँ पे कुचले गए हैं उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। आप बेसिकली इस देश को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अमीर हैं,
या भाजपा के नेता हैं तो देश में आपके लिए न्याय है। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो आपके लिए न्याय की संभावना है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नैतिक जिम्मेदारी जो शासन में होता है, जो कोई नई चीज नहीं है, ये एक पुराने हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। जो राजा शासन करते थे उनकी भी परंपरा है कि कोई जिम्मेदारी ले, अगर कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी ले कोई। पर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। योगी जी ने भी कहा कि भाई ऐसे हम अरेस्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, पर अजय मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे बेटे जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं भागे नहीं है, और कल का टाइम दिया है यूपी पुलिस ने। किसी हत्यारे को टाइम दिया जाता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप आके हमसे बात कर लीजिएगा। तो क्या बचाव की तैयारी कर रहे हैं उनके? कि बचाव की तैयारी नहीं है मौसमी जी, बचाव है पूरी तरह से। जब मैं कश्यप जी के घर जाना चाह रही थी, मुझे क्लियरली आईजी साहब ने ये कहा कि आप क्यों जा रही हैं वहाँ, उसको मारपीट करके उसको मारा गया है। जब मैं वहाँ गई तो उसके पिताजी ने मुझे फोटो दिखाई, उसके भाई ने मुझे फोटो दिखाई जहाँ पे गाड़ी के पहिए के निशान हैं, तारकोल के निशान हैं जो उसकी चमड़ी पे लगे हुए हैं। स्पष्ट है कि मारपीट से उसकी जान नहीं गई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस परिवार को दी गई है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक भी लफ्ज पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है जी। तो एकदम हल्का करके दिया है, इस तरह से दिया है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले परिवार में जब मैं गई कल बहराइच में, वो मुझे बता रहे थे कि इस कंडीशन पे उन्होंने बॉडी दी पोस्टमार्टम के लिए कि 2 परिवार के सदस्य पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ मौजूद हो सकेंगे। लेकिन जब वो वहाँ गए, उनको एक दूसरे कमरे में बिठाया गया और उनको कोई इजाजत नहीं दी गई। उसका जो चाचा है उस लड़के का, वो मुझे बता रहा था कि हमें इतना भी यकीन नहीं है कि ये एक्सरे एक्चुअली हमारे भतीजे की है या किसी और की है। अब गुरविंदर की बात करिए जिनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, कोर्ट में भी बोला गया है कि कारतूस तो निकली है, पर लगा है कि नहीं लगा। अगर ये बचाव नहीं है और अगर इससे ये संदेश नहीं जा रहा है पूरी देश की जनता में कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके मंत्रियों पर कोई कानून ही लागू नहीं है, और कुछ भी हो जाए वो मंत्री रहेगा, गृह राज्य मंत्री रहेगा, इस मामले में जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये संदेश जा रहा है। ये जनता के लिए बहुत गलत संदेश है। क्या परिजनों से आपने बात की? क्या वो भी डर में, उनको भी नजरबंद किया गया है? आपने देखिए, अगर आप पिछले 4-5 दिनों की जो सिलसिला रहा है, इसमें आप देखिए जितनी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट नाकाबंदी में, परिवारों की नजरबंदी में, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको ढूंढने में, उनको रोकने में लगा है। ठीक है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के नेता भी नजरबंद हैं, यहाँ पे भी हमारे बड़े नेता नजरबंद किए गए, अखिलेश जी भी नजरबंद किए गए। पूरी पुलिस ऑक्यूपाइड है इन फिजूल के कामों में। इसके बजाय आपको नहीं लगता कि जो अपराधी है, जो दूसरे लोग हैं जो अलेजिडली उस गाड़ी में उसके साथ थे, उनको अरेस्ट करने में लगना चाहिए पुलिस को? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वही लोग जो लोकल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन्हीं की एसआईटी आपने गठित कर दी है, तो उनकी अगर आप एसआईटी गठित करेंगे तो वो क्या काम करेंगे? तो आप किस तरह की जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच में अभी गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इसमें एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये जांच होनी चाहिए, और तब भी अगर ये गृह राज्य मंत्री रहे तब भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि जो जानकारियां आएंगी, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या उस मौके पे कौन खड़ा था कौन नहीं था, ये सब लोकल पुलिस से जानकारियां आएगी। लोकल पुलिस आपको कौन करेगा? आप बताओ, कौन सा अधिकारी करेगा? आपके मंत्री आपके सर पे बैठे हुए हैं, आप क्या निष्पक्ष कुछ भी दे सकते हैं उसके बेटे के खिलाफ? इतना तो मेरे ख्याल से हर एक नागरिक जानता है। प्रियंका जी, जब आप रण में उतरी, मतलब तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी आपको देख रहे थे, और ये आरोप बार बार लग रहा था कि प्रियंका पॉलिटिक्स कर रही है इसमें। आप अंदर हिरासत में थी, आपने वॉइस मैसेज आगे भेजा। एक देश में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? आप बताइए, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं?
घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए? हम क्या सरकार चाहती कि सब चुप रहें, इस डेमोक्रेसी में कोई न बोले, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे, सारी जगह वही बोलते रहे, उन्हीं का प्रचार होते रहे? वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। डेमोक्रेसी में अगर कुछ गलत हो रहा है और आप विपक्ष के नेता हैं और आप चुप बैठते हैं तो आपको कोई बिजनेस नहीं है नेता बनने का। तो विपक्ष का मतलब क्या है? और सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत, आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सिर्फ आप लोग नहीं लिख रहे हैं इसके बारे में, फॉरेन मीडिया भी आई हुई। क्यों आई है? अगर गलत नहीं हुआ है तो क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अब अगर आप जैसे लोग इसके बारे में सच्चाई नहीं दिखाएंगे, अगर हम जैसे लोग इन इश्यूज को उठाएंगे नहीं, अगर वहां जाकर दबाव नहीं डालेंगे सरकार पर, तो लीपापोती होगी, बात खत्म हो जाएगी। आज तक लगातार न्याय कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? नहीं प्रियंका, आज तक लगातार हम खुद वहाँ पे थे, लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी थे, हम लोग ये खबर दिखा रहे थे और लगातार हम लोग ने कवरेज की है। तो 2.5 दिन तक जब आप भीतर थी, 1 मिनट के लिए आपको लगा कि शायद मैं वापस चली जाती हूँ? अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, फोन नहीं था? 1 मिनट के लिए फोन था जी, और मतलब इंटरनेट नहीं था सर? हाँ, इंटरनेट, फोन सर्विसेज सारी काट दी गई थी। लेकिन क्या लगा आपको भी जब आप हिरासत में थी और गिरफ्तार हुई थी? कुछ नहीं लगा मुझे। ये लगा कि यहाँ पे अगर 6 महीने रखना चाहते हैं, 1 साल रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। इसमें कुछ भी, मुझे कुछ भी करें, इसका कोई, मुझे तो ये मुद्दा ही नहीं लगता। ये मेरे हिसाब से ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि अन्याय हो रहा है और बार बार हो रहा है। देखिए मौसमी जी, नई चीज़ नहीं है। हाथरस में हमने क्या देखा? पूरा प्रशासन और पुलिस विक्टिम की फैमिली के पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि विक्टिम का जो रेप्यूटेशन है उसको खराब करने की कोशिश की। फिर तो ये उन्नाव में हमने क्या देखा, मैं आपको बताती हूँ। एक चीज जो मैंने पहले कभी नहीं कही जी। जो उन्नाव की विक्टिम एम्स में आई थी, मैं उसके परिवार से मिलने गई। आपको मालूम है मुझे क्या क्या दिखा वहाँ पे? जब मैं वहाँ गई तो मुझे रोका गया कि आप नहीं मिल सकती। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई ऑर्डर है आपके पास, दिखा दीजिए। आप लोग नहीं थे, मीडिया के लिए नहीं था ये सब। कभी मैंने मीडिया में ये बात बोली भी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी और मैं वेट कर रही थी कि ये लोग अपने अफसरों को फ़ोन करके पता करें कि मैं, अगर मुझे अलाउ करेंगे, उस प्रेमिसिस में, एम्स की जो साथ में एक बिल्डिंग है, उस प्रेमिसिस में उनकी मम्मी और उनकी बहन थी जी। हम ऐसे खड़े हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पीछे से मुझे दरवाजे के थपथपाने की आवाज़ आई खूब ज़ोर से, और एक महिला की जैसे आवाज़ आई कि महिला कुछ कह रही है उत्तेजित होकर। तो मैंने कहा कि ये आवाज़ कैसे आ रही है? तो अफसर एक दूसरे को देखने लग गए। तो मुझे अचानक लगा कि इनको शायद बंद कर रखा है। तो मैं चलने लगी उस दरवाजे की तरफ, और वो बंदूक लिए हुए थे, वो जो गार्ड था वो ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और पीछे से औरत थपथपा रही थी जोर से, हमें बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो। तो मैं थोड़ा सा आक्रामक हो गई। मैंने कहा आपने बंद कैसे कर लिया? आप अगर किसी की सुरक्षा के लिए यहाँ हैं तो आपने बंद कैसे कर लिया? तो यूं अपने हाथ को पीछे करके उन्होंने ऐसे ताला खोला दरवाजे का, और अंदर माँ और बहन थी और एकदम एजिटेटेड थी। तो मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने मुझे बताया कि उनको बंद रखा जाता है। तो मैंने कहा कि आपको कभी बाहर नहीं निकलने देते? नहीं, सिर्फ खाने के लिए हमें बाहर निकलने देते हैं। तो पूरा प्रशासन, पुलिस, सब कुछ सुरक्षा के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर, आप बताइए कि क्या वजह है कि एक रेप विक्टिम की फैमिली को एक कमरे में बंद, आप, और मैं 10 दिन बाद गई थी, 10 दिन बाद गई थी, क्योंकि मैं उसको बड़ा पब्लिसिटी इशू नहीं बनाना चाहती, सहानुभूति दिखाने गई थी। 10 दिनों से आपने वहाँ रखा था, बंद करके रखा था, और ये रेप विक्टिम की फैमिली, उन पे क्या बीती ऑलरेडी। आप कह रहे योगी सरकार, आपने यही चीज सोनभद्र में देखी। पुलिस प्रशासन एकदम आक्रामक था किसके प्रति? विक्टिम के प्रति। और जिसने जो कांड किया है, जिसने वो हादसा, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ है, वो फ्री है। आज भी आप देख रहे हैं, जो अक्यूज्ड है वो तो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। आप बिल्कुल श्योर हैं कि उन्हीं वो थे मौजूद गाड़ी में? जो देखिए, श्योर हूँ या नहीं हूँ ये जांच में आएगा। अगर जांच निष्पक्ष है तो सच्चाई आ जाएगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जिससे बात की है, रिलेटिव से बात की है, जो वहाँ पे पत्रकार हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आया है, उनसे ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि सब इस लड़के को पहचानते हैं और सब ने इसको देखा। वहाँ मौजूद था। में भी थोड़ी सी ग्रैब्स वगैरह है, उसमें भी कुछ दिख रहा है। अब मेरा ये कहना है कि मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी
क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसा बुलाया था अमित शाह ने, बुलाया था, अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। जी, मेरा आखिरी 2 सवाल सब लोग कह रहे हैं जाने के लिए। प्रियंका, आप जुड़ी हम लोग के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि जो विपक्षी दल है, आपने कहा पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने भी भाजपा ने जो एक नया सिलसिला निकाला है ना कि जो विपक्ष उनके खिलाफ बोलता है, जो इशू उठाता है, वो राजनीति कर रहा है, वो इशू उठाए वो राष्ट्रवाद कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये एक मीडिया में एक पूरी प्रोपेगेंडा की है ताकि लोग चुप हो जाएं, ताकि लोग आवाज नहीं उठाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं तो चुप नहीं रहूंगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी। अखिलेश लेट हो गए, इसमें कह रहे हैं कि मैं प्रियंका के बारे में नहीं बोलना चाहता, वो रूम में रहती हैं, कभी कभी निकलती हैं, उन्होंने ऐसा बोला इंटरव्यू में। तो उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन आपने 1.5 सालों से कब देखा है उनको सड़क पे? मुझे देखा है कि नहीं? मुझे हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, मुझे सोनभद्र में देखा, मुझे यहाँ देखा। आपने मेरी पार्टी को सड़क पे देखा। कोरोना के समय मेरी पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिलीफ का कार्य किया। मेरी पार्टी लगातार ज़िलों में प्रदर्शन कर रही है, शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी क्यों नहीं दिख रही है ज़मीन पे? क्योंकि वो कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है ट्वीट्स तक और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने नेताओं से मिलना। तो आप सहमत है? योगी जी ने भी बोला कि वो 12 बजे निकलते हैं और अपने दोस्तों से, कुछ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। प्रोग्राम कभी देखा नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि वो 6 बजे उठते हैं कि नहीं। ना मैं उनकी ऐसी आलोचना करना चाहती हूँ जब कोई वजह नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे बारे में कह रहे हैं तो ये सच्चाई तो आप सब देख ही रहे हैं ना। आप सब देख ही रहे हैं कि लड़ कौन रहा है, कि कौन नहीं लड़ रहा है पिछले, और ये नई बात नहीं है, पिछले 1.5 सालों से आप देख रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या उत्तर? 2 सवाल पूछूंगी मैं। 2 सवाल पूछूंगी प्रियंका बस। एक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आपकी एंट्री हुई है, चुनावी मौसम है, सॉरी ये घटना हुई, पर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके लिए समर्थन इस पूरे मुहिम से बढ़ा है, किसानों में, गरीब तबके में, या उनकी आवाज? जी, और मैं ये जेन्युइनली सियासी फायदा में डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। जेन्युइनली ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों से परवाह नहीं है। मेरा यहाँ पे रहना, मेरी पार्टी का काम जो यहाँ है, जो मेरे संगठन का काम है, वो एक बहुत लंबा काम है। क्योंकि 32 सालों से हमारी पार्टी सत्ता में यहाँ नहीं रही है, इसलिए ये एक बहुत लंबा काम है और गहरा काम तो है। इंस्टेंट फायदा नहीं देखा इसमें कोई हल्कापन नहीं है, कोई हल्कापन नहीं है। और मैंने जिस तरह के हादसे अपने जीवन में देखे हैं, जिस तरह की हिंसा की वजह से मैंने जो परिजन खोए हैं, मैं कभी किसी के दर्द को इस तरह से इस्तेमाल में कभी कर नहीं पाऊंगी। अगर मैं एक ऐसी महिला बन जाऊं कि दूसरे लोगों के दुख में, दूसरे लोगों की परिस्थिति से मैं फ़ायदा उठाने लगूं, तो मैं खुद का चेहरा मैं शीशे में नहीं देख पाऊंगी, मैं रात को नींद सो नहीं पाऊंगी। आखिरी सवाल मेरा इंदिरा गांधी पे है। इंदिरा गांधी का अक्स आपके कांग्रेस कार्यकर्ता देखते हैं आप में। आपने जब वॉइस ऑडियो मैसेज भेजा था बाहर, तो कई कार्यकर्ताओं ने बोला कि जैसे इंदिरा जी एड्रेस करती थी रेडियो पर, उसी तरह की आवाज़ थी। तो क्या उनसे आप प्रेरणा लेती हैं? क्या उनका जो स्टाइल है नेचुरल आता है, या देखिए, जो चाहे इंदिरा जी हों, सोनिया जी हों, राजीव जी हों, उनके जीवन संघर्ष से, उनके जीवन से, उनकी जिस तरह से हत्या हुई मेरी दादी जी की और पिताजी की, उससे मैंने सीखा है। और जो मेरे असूल हैं वो मुझे उन्हीं से मिले, माँ बाप से मिले हैं और दादी जी से मिले हैं, बुज़ुर्गों से, अपने परिवार के बुज़ुर्गों से मिले हैं। तो वो असूल मैं अपने अंदर रखती हूँ। उन असूलों के मुताबिक, उन असूलों के प्रति मैं मतलब उन्हीं के मुताबिक मैं चलती हूँ जी। तो ये तो मेरी अंदर की बात है, मुझे कोई इसका कुछ पब्लिक में कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। आप आज तक में हमारे साथ जुड़ी प्रियंका, आप ये नहीं कह सकती आज तक नहीं दिखाता है। हम लोग लगातार इस पूरी मुहिम में हम लोग ने दिखाया। सबसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि आप सच्चाई दिखाया करो। मुझे मालूम है आप पर दबाव है, सबको मालूम है, अब तो सब पूरी जनता जानती है कि किस तरह से एक ही तरफा
हमेशा एक न्यूज़ का साइकिल चलता है। मैं जानती हूँ कि दबाव है और मैं सिर्फ ये अनुरोध करती हूँ कि आप सच्चाई दिखाइए, हमारे पक्ष में नहीं, किसी और के पक्ष में नहीं, लेकिन जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी रैलीज होती रहेंगी, हम लोग रोड शोज और रैलीज में मिलते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा थी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में। आज तक से प्रियंका ने पूरे लखीमपुर कांड और उस पर हो रही सियासत पर सईद हमसे बातचीत की और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था सबसे पहले आज तक पर। बिल्कुल मौसमी, और बहुत धन्यवाद आपका। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से बात कर रही थी, जिन्होंने एक बार फिर से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अब खबर ड्रग्स मामले में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की। आज शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का जन्मदिन है और उनका बेटा मुंबई की जेल में बंद है, यानी कि आर्यन खान जेल में। शाहरुख गौरी के बेटे आर्यन की आज की रात जेल में कटने वाली है। मुंबई की किला रोड अदालत ने आर्यन खान समेत ड्रग केस के सभी 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करके सभी को जेल भेज दिया है। जेल में कटेगी शाहरुख के बेटे की रात। आर्यन खान को नहीं मिली जमानत। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में घंटों बहस चली और नतीजा ये निकला कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कम से कम आज की रात जेल में ही कटेगी। अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। All the 3 bail applications are rejected। जो तीनों बेल एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट मतलब जो डिसीजन है वो बोला गया है, रीजनिंग अभी बाकी है। कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। आज सुबह इस बात पर ही असमंजस था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस में जमानत की सुनवाई हो सकती है या नहीं। हालांकि बाद में इसी अदालत में 1:15 बजे जमानत पर बहस शुरू हुई। आर्यन की तरफ से सतीश मान शिंदे ने बहस की तो एनसीबी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा एएसजी अनिल सिंह ने संभाला। सतीश मान शिंदे ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि जिसके पास कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, अगर एक मामले में 10 आरोपी हैं, एक ही एफआईआर है, तो भले ही एक आरोपी के पास कम मात्रा में ड्रग्स मिली हो और दूसरों के पास नहीं मिली, तो इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। सतीश मानशिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस की धारा 37 के तहत मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर ये मेंटेनेबल है तो आप जमानत दे सकते हैं। सतीश मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, गंभीर अपराध करने वाले लोग घूम रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। एनसीबी के पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एएसजी अनिल सिंह ने दलील दी, इनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, आपका कहना है कि इस केस में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती। सतीश मानशिंदे ने कहा, मेरा कहना यह है कि मेरा क्लाइंट साजिश का हिस्सा नहीं है। वो अरबाज के अलावा किसी को नहीं जानता था। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी? मानशिंदे ने कहा, मेरा तर्क यह है कि आपके पास गैर जमानती अपराधों में भी जमानत देने की शक्ति है। बचाव पक्ष का कहना था, यानी कि वो सारे वकील जिन्होंने अपने अपने आरोपियों के लिए जमानत की याचिकाएं दर्ज की थी, उनका कहना था कि जो अदालत रिमांड दे सकती है वो बेल भी दे सकती है, जमानत भी दे सकती है। और यही वजह है कि उन सब की याचिकाएं सुनने के बाद अदालत ने इस निष्कर्ष पर ये पहुंची कि ये सारी याचिकाएं दरअसल जो मजिस्ट्रेट हैं वो नहीं सुन सकते हैं। इन सब को अपनी याचिकाएं सेशंस कोर्ट यानी कि एनडीपीएस की जो स्पेशल अदालत है वहीं पर जाकर दर्ज करनी चाहिए थी, उसकी सुनवाई वहीं पर होनी चाहिए। लंबी बहस के बाद आखिरकार मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन, ये 3 जन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी। तीनों के बेल एप्लीकेशन यही पॉइंट पे थे कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल सुनने का अधिकार है और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने का अधिकार है। और एएसजी, ऑनरेबल एएसजी के साइड से यही आर्गुमेंट था कि क्योंकि ये मैटर सेशंस कोर्ट के पास कमिट किया गया है, इसके लिए सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास से जमानत खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। तब तक आर्यन खान और बाकी आरोपियों की रातें जेल में ही कटेंगी। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब 2 दिन छुट्टी होने की वजह से ये जो ऑर्डर है इस अदालत का, ये इन्हें जब देर रात मिलेगा, इसके बाद ये सोमवार की सवेरे ही जाके फाइल कर पाएंगे। यानी कि जब सवेरे फाइल होगी सोमवार को, तो उसके बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और यही वजह है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कम से कम 2-4 दिन तो कम से कम इन सभी आरोपियों को जेल में ही बितानी पड़ेगी। कैमरामैन सुनील वैदिक के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।